वहीं यमुनोत्री यात्रा व्यवस्था में हो रही गड़बड़ी को लेकर ग्राम सभा खरसाली की महिलाओं और मजदूरों ने जमकर हंगामा किया और घोड़े खच्चरों के संचालन को काफी देर तक बाधित किया। महिलाओं का आरोप है कि खरसाली और नारायणपुरी के दर्जनों परिवारों की आर्थिकी आजकल घोड़े खच्चरों पर निर्भर है। जिला पंचायत और ठेकेदार फर्जी तरीके से बाहरी लोगों को प्राथमिकता देकर घोड़े खच्चरों का संचालन करवा रहे हैं। खरसाली गाँव के घोड़ों को 1 हफ्ते के बाद रोटेशन दिया जा रहा है। आज जो है सारी माँ बहनें हमारी सड़कों पर है, हमें बड़ा दुख होता है। आज हमारी माँ बहनें किस लिए सड़कों पर है? सिर्फ इसलिए सड़कों पर है कि यहाँ जो घोड़ा रोटेशन जिला पंचायत द्वारा यात्रा व्यवस्थाएं जो चलाई जाती है, वहाँ पर जो धांधलीबाजी चल रही है और वहाँ पर जो है रोटेशन में जो है टोटल जो घोड़े खच्चर पूरे क्षेत्र के जो आते हैं 3000 की संख्या है। और ऐसा बताया जा रहा है घोड़े वालों मजदूरों के द्वारा कि वहाँ पर एक आदमी के 5-5 टोकन बने हुए हैं। यदि ऐसा है तो इसका जोरदार विरोध करते हैं पूरी ग्राम पंचायत खरसाली की जनता। जिस प्रकार से जिला पंचायत जो है धांधली घोड़े खच्चर यूनियन में कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तराखंड सरकार इस पे जो लापरवाही कर रही है। क्या कारण है कि जिला पंचायत जो है घोड़े खच्चरों के एक आदमी का 10 टोकन बना हुआ है और आज हमारे ग्राम सभा खरसाली हो चाहे बीफ हो 10 दिन हो चुके हैं और एक भी नंबर अभी तक नहीं मिला, जबकि 3000 घोड़ों का केवल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे जो 15,000 घोड़े खच्चरों का जो है रजिस्ट्रेशन आ रखा है। तो क्या वजह है सरकार के, किस प्रकार की लापरवाही सरकार क्यों कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश भर में सराहा जा रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक खास अंदाज में देश की सेनाओं के शौर्य को सेलिब्रेट किया। देहरादून में हरीश रावत ने एक काफल पार्टी का आयोजन किया, जिसे नाम भी हरदा की काफल पार्टी दिया गया। यहां तमाम लोगों ने पहाड़ के खास फल का स्वाद चखा और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया। काफल पहाड़ का एक पारंपरिक फल है। छोटे दाने का ये फल गर्मियों के सीजन में मात्र 1 महीने के लिए नजर आता है। अमूमन समुद्र तल से 5000 या अधिक की ऊंचाई पर यह पैदा होता है। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत समय समय पर पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने की कोशिश करते नजर आते हैं। हरीश रावत ने इस बार फिर काफल पार्टी का आयोजन करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा गौरवपूर्ण क्षण है, हमारी आर्मी ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमको ये महत्वपूर्ण उपलब्धि दी है। मैं ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय उपलब्धि मानता हूँ और इसलिए सेना को थैंक यू कहेंगे। और उसके साथ काफल के लिए भी आज ये बड़ी खुशी का दिन है कि ये काफल जो 3-4 हज़ार फीट की ऊंचाई से ऊपर होता है, ये भी देहरादून में ठेलियाँ लगा करके लोग 600 रुपये किलो खरीद रहे हैं। तो इसलिए जो है काफल के लिए भी गौरवपूर्ण दिन है। तो हम काफल को भी सेलिब्रेट कर, काफल के साथ ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वही राजधानी देहरादून से बड़ी खबर, 16वें वित्त आयोग की टीम का दौरा है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में टीम पहुंची है। आज सीएम धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक होगी। राज्य सरकार तैयारियों को आयोग के सामने रखेगी। तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। 16वें वित्त आयोग की टीम का दौरा है और स्वागत किया गया और आज आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज मीटिंग होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक का कार्यक्रम है। ज्यादा जानकारी के लिए अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, आज बैठक होने वाली है, राज्य सरकार अपनी तैयारियों को पेश करेगी। 16वें वित्त आयोग की टीम देहरादून पहुंची है। जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं अरविंद पनगड़िया, वो इसके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और वो कल ही अपनी टीम के साथ यहाँ पर उत्तराखंड पहुंच गए थे। और आज से जो ऑफिशियल कार्यक्रम है उनका, मुख्यमंत्री के साथ उनकी एक बैठक है, मुख्यमंत्री के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल और पूरी ब्यूरोक्रेसी रहेगी और इधर वित्त आयोग की टीम रहेगी। क्योंकि 16वां वित्त आयोग अगले 5 साल के लिए काम कर रहा है। अगले 5 साल में किस राज्य को कितनी ग्रांट देनी है, किस राज्य को जो टैक्स होते हैं, सेंट्रल टैक्स होते हैं, तो उसमें कितनी शेयरिंग देनी है। तो ये राज्य की मशीनरी को कन्विंस करना होगा कि हमें इतना शेयर टैक्स में चाहिए, इतनी स्पेशल ग्रांट चाहिए। कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट पर भी बात हो सकती है। तो जितने भी सचिव, प्रमुख सचिव और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, तो उन सभी ने ये यहाँ पर अपना खाका तैयार कर लिया है। वो आप आज वित्त आयोग की बैठक में के दौरान वहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे
और वो बताएंगे और इस बात को उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये स्पेशल वारंट हमें चाहिए या शेयर में इतना हिस्सेदारी हमें चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री इस मामले में पहले ही एक चिट्ठी केंद्रीय आयोग को भेज चुके हैं पहले से ही, और एक मेमोरेंडम सरकार की तरफ से भी गया है जो विभागवार गया है, उस पर भी आज चर्चा होगी। तो चिट्ठी पत्री तो आती जाती रहती है, लेकिन आज वित्त आयोग के सामने एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और उसमें फिर बाद में वित्त आयोग तय करेगा कि उत्तराखंड को कितनी स्पेशल ग्रांट देनी है, सेंट्रल टैक्सेस में कितने शेयरिंग उनकी होनी है, और इसके अलावा जो स्पेशल प्रोजेक्ट जो ये बताएंगे, और अगर वित्त आयोग उस पर सहमत हो जाता है तो उन पर भी निर्णय हो सकता है। एक तरह से ये राज्य की मशीनरी का टॉप टू बॉटम एक बड़ा इम्तहान है। अब चूंकि अगले 5 साल तक जो एड मिल रही है इसी केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर मिल रही है। अगर आज और कल ये 2-3 दिन का यहाँ पर दौरा है, इस दौरान राज्य की मशीनरी वित्त आयोग को समझाने में कामयाब हो जाती है तो राज्य के लिए ये काफी फलदायी साबित हो सकता है। जी, और बिल्कुल राजनीतिक दलों के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, वो जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं या नगर निगम वाले हैं, निकाय के हैं, उनके जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि निकाय भी एक बड़ी चीज होती है। और जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो पैसा देता है पंचायतों को, स्थानीय निकाय को, उसके लिए भी वो बताएगा कि इनको हमें इतना पैसा देना है। तो वो भी खुद भी अपने अधिकारियों के साथ आएंगे, वो प्रेजेंटेशन देंगे, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, उनके सब चेयरमैन आएंगे। और चूंकि इस समय पंचायतों में तो प्रशासक बैठे हैं, तो जो प्रशासक हैं वो भी इस समय पॉलिटिशियन है, वो भी सब आएंगे। तो वित्त आयोग के सामने वो अपनी बात रखेंगे और सरकार अपनी बात रखने के लिए पूरी तैयारी कर ही चुकी है। जी, और लगभग कितने बजे ये बैठक होने वाली है, इससे लेकर कोई अपडेट अजीत आपके पास? नहीं, ये 10:30 बजे के आसपास बैठक शुरू हो जाएगी और 10:30 बजे के आसपास बैठक होगी। फिर अलग अलग चरणों में चरणबद्ध तरीके से ये शाम तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और कभी जनप्रतिनिधियों के साथ रहेगा, कभी प्रमुख सचिवों के साथ होगा, कभी मंत्रिमंडल के साथ होगा। तो एक शेड्यूल बना हुआ है, तो वो लगातार इस मामले में पूरी बैठकें चलेंगी। और कल वित्त आयोग जो है प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का दौरा भी करेगा, पर्वतीय क्षेत्रों का। और उसके अलावा फिर एक दिन की विजिट कुमाऊं की है, कुमाऊं में भी कुछ क्षेत्रों में जाकर वो चीजों को देखेगा, स्पेशल प्रोजेक्ट देखेगा। तो उसके बाद फिर वो 3 दिन के बाद यहाँ से दिल्ली रवाना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं ऋषिकेश से बड़ी खबर, कैफे संचालक की हत्या का खुलासा हुआ है। जेल से रची गई थी हत्या की साजिश। हत्या के षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार है। बता दें कि 2 आरोपी देहरादून की जेल में बंद है। गोली मारने वाले 2 शूटर अभी भी फरार हैं। कैफे संचालक नितिन देव की हत्या हुई थी। तो ऋषिकेश में कैफे संचालक नितिन देव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने नितिन देव की हत्या के षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी भी देहरादून की जेल में बंद है। गोली मारने वाले 2 शूटर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस यूपी और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। नितिन देव की हत्या में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि जेल के भीतर से ही उसने योजना को अंजाम दिया। जेल में शातिर अपराधियों के जरिए उसने 2 शूटर्स को हायर किया। इन शूटर से बातचीत कर मध्यस्थता करने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने दोनों भाड़े के हथियारों की पहचान कर ली है। विपिन नैयर नाम का व्यक्ति था, लोकल व्यक्ति था, जिसका कि मृतक से कुछ झगड़ा चल रहा था। और पिछले वर्ष विपिन नैयर को पॉक्सो के केस में जेल भी भेजा गया था कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा। और विपिन नैयर को ये लगता था कि ये नितिन देव जो मृतक है उसके द्वारा उसके ऊपर झूठा केस कराया गया है। इस कारण से वो उससे रंजिश भी रखता था। और जेल में रहने के दौरान विपिन नैयर की मुलाकात रामवीर नाम के गैंगस्टर से होती है। जो रामवीर था ये 2008 में भी एक मर्डर कर चुका था और पिछले वर्ष 2024 में भी 2 लोगों का मर्डर किया था रायपुर जनपद देहरादून में। और उसी कारण से वो जेल में निरुद्ध था। और इसके अन्य साथी भी रोशनाबाद और सिद्धूवाला जेल में मौजूद थे। तो जेल से जानकारी करने में आया कि इन दोनों में जो विपिन नैयर था और रामवीर, इनमें काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी जेल के दौरान। और जेल के दौरान जब जेल से जमानत पर विपिन नैयर बाहर आया, उसके द्वारा रामवीर के कहने पर उसके साथियों से संपर्क किया गया और उन्हीं साथियों के कहने पर ये शूटर्स को अरेंज किया गया। ई प्रिजन के माध्यम से जेल में जो ये गैंग निरुद्ध था, इनसे कौन कौन लोग मिलने आए थे, इन सारी डिटेल्स को एक साथ एनालिसिस करते हुए जो इसका मुख्य साजिश करता था, जो रामवीर का दाहिना हाथ है, जो कि बाहर था, जिसके द्वारा विपिन से संपर्क करके इसको शूटर उपलब्ध कराए गए थे। तो ऐसे व्यक्ति विमलेश को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
ये मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये काफ़ी वर्षों से 8-10 वर्ष ये देहरादून में रहकर इसने काम किया है और वहीं इसकी मुलाकात रामवीर से हुई थी और इसके पारिवारिक संबंध इससे बन गए थे। तो घटना के जब जमानत के बाद में विपिन नैयर बाहर आता है तो उसके द्वारा रामवीर के कहने पर विमलेश से संपर्क किया जाता है और विमलेश के द्वारा अपने ही जान पहचान वाले शूटर्स को अरेंज किया जाता है।